नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद कर आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बाबू, आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी में स्वागत है। बाबू, आइए हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान का मैराथन करते हैं। पहली अपक्रिया, रसायन विज्ञान में संयोजन अपक्रिया। देखिए बाबू, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर या जुड़कर या संयोग करके एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा बाबू, C+O2 दो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इनको अभिकारक बोलते हैं। अब बना दिया नया उत्पाद CO2। ये आपका क्या है बाबू? कार्बन है। ठीक है भैया। C+O2 एरो CO2। C क्या है बाबू? कार्बन है। O2 क्या है? ऑक्सीजन है। जब ये दो आपस में संयोग करते हैं, मिलते हैं तो CO2 बनता है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। यही आपकी क्या है भैया? संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है बाबू। इसमें एक और अभिक्रिया लिख लेते हैं हम लोग, 2H2 + O2। 2H2 क्या है बाबू? हाइड्रोजन है। O2 क्या है? ऑक्सीजन है। जब ये अभिक्रिया करेंगे भैया तो बनता है 2O2, जल बनता है। ठीक है बाबू। ये आपका ऑक्सीजन है। ठीक है भैया। ये आपका 2H2 हाइड्रोजन है, O2 ऑक्सीजन है। जब दोनों संयोग करते हैं तो 2H2O बनता है, जल। इन्हीं को बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। ठीक है भैया। चलिए भैया देखिए, वियोजन अपक्रिया। जब कोई अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में बदल जाता है तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है भैया। एग्जाम्पल देखिए बाबू इसी का, CO2 ये अभिकारक हो गया बाबू। ये टूट जाएगा तो C+O2 ये आपका है। चलिए भैया देखिए, CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। जब यह टूटा, यह अभिकारक है, जब टूटेगा तो दो छोटे छोटे उत्पादों में टूट गया। देखिए, C हो गया, O2 हो गया, 2 3 4 कई उत्पाद हो सकते हैं भैया। तो C+O2, C क्या है? कार्बन है, O2 क्या? ऑक्सीजन है। तो यह विकारक है, दो छोटे छोटे उत्पादों में क्या हुआ? टूट गया। तो इसको बोलते हैं भैया वियोजन अपक्रिया। इन्हीं को अपघटन अपक्रिया भी बोलते हैं भैया। चलिए बाबू देखिए, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वो अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है भैया। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी माने बाहर निकलना, यानी अपक्रिया होगी उसमें ऊष्मा बाहर निकलेगी, उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जैसे में देखिए बाबू उदाहरण, C+O2 एरो कर देंगे बाबू तो ये बन जाएगा CO2 + ऊष्मा। ये ध्यान रहे भैया, जहाँ जिस कभी अपक्रिया में प्लस लिखा हो तो समझ जाएं कि ऊष्मा बाहर निकल रही है, और कभी यहीं पे माइनस ऊष्मा लिखा हो समझ लें कि अपक्रिया में ऊष्मा दी जा रही है। ठीक है बाबू। तो हो जाएगा C+O2 तीर CO2 + ऊष्मा। ठीक है बाबू। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए भैया, एक और, ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा अपक्रिया देखिए भैया, CH4 + 2O2 अपक्रिया लगाएंगे भैया तो बनता है CO2 + 2H2O + ऊष्मा। ठीक है भैया। उम्मीद करें आप लोगों के अच्छी तरह समझ में आया होगा बाबू। चलो देखिए, ध्यान से दिया है, CH4 + 2O2। CH4 क्या है भैया? मेथेन है। 2O2 क्या है बाबू? ऑक्सीजन है। तो ये जब आपस में अपक्रिया करते हैं भैया तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। ठीक है बाबू। और इसमें से कुछ ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है भैया। चलिए अगले अपक्रिया देखते हैं बाबू, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। क्या होती है भैया? वो अपक्रिया जिसमें ऊष्मा ली जाती है, यानी ऊष्मा अपक्रिया कराने में बाहर से ऊष्मा देंगे, अर्थात ऊष्मा ग्रहण की जाती है। जैसे परखनली ले लिए, अगर इसमें केमिकल डाल दिए, 2 केमिकल डाल दिए, अपक्रिया नहीं हो रही है तो इसमें क्या करेंगे? इस परखनली को ऊष्मा ही से हीट करेंगे। इसको जैसे बर्नर पर हीट करेंगे बाबू तो बाहर से ऊष्मा देंगे, जब ये ऊष्मा लेगा तब इसमें अपक्रिया होगी। तो ये आपस में अपक्रिया करेंगे तो उसी को हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया, यानी ऊष्मा ग्रहण की जाती है तो उसे हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक है भैया। चलिए अपक्रिया देखिए बाबू, देखिए बाबू, H2 यानी हाइड्रोजन, I2 आयोडीन, यानी परखनली में हाइड्रोजन लेंगे गैस और उसमें आयोडीन मिलाएंगे तो अपक्रिया नहीं करती है। लेकिन जैसे उसमें थोड़ा सा हीट ऊष्मा देंगे, यानी हीट करेंगे उसको थोड़ा सा, तो तुरंत हाइड्रोजन आयोडाइड में बदल जाता है और ये ऊष्मा क्या? माइनस है, तो इसका मतलब ऊष्मा उसको दिया गया है। ठीक है भैया। चलिए अगले अपक्रिया देखते हैं भैया। चलिए भैया ठीक है, H2 हाइड्रोजन हो गया, I2 आयोडीन है और 2Hi हाइड्रोजन आयोडाइड है और माइनस ऊष्मा, माइनस का संकेत बता रहा है बाबू कि ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, प्लस रहेगा तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। ठीक है भैया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए बाबू, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये हो जाएगा बाबू नाइट्रिक ऑक्साइड।
ठीक है भैया। चलिए भाई देखिए विस्थापन अपक्रिया क्या है, वह अपक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है बाबू। चलिए देखिए उदाहरण देखिए भैया, CuSO4 प्लस Zn। ठीक है बाबू, Cu प्लस होता है, SO4 माइनस है, Zn प्लस होता है। ठीक है भैया। तो कॉपर सल्फेट के साथ बहुत दिन से मिलकर रह रहा है, जैसे Zn दिखाई दिया हैंडसम आदमी, तो सल्फेट बोलता है कि भैया कॉपर अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो कॉपर बोलता है क्यों, तो बोलता है कि हमारी मर्जी। तो कॉपर बेचारा अलग हो जाता है, कहता ठीक है भैया नहीं हमारे साथ रहना है तो मत रहिए, ये अलग हो गया। यानी यह सल्फेट से अलग हो गया और यह आकर के इसका स्थान स्वयं ले लेगा और इसको हटा देगा। तो जैसे ये हटेगा जगह खाली होगा, ये आके सेट रहता है, तो रहता है ZnSO4। ठीक है भैया। चलिए ठीक है भैया, यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Zn, ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो Zn भारी चला जाता है यहाँ पर, कॉपर अलग हो जाता है, तो कॉपर को अलग करके जिंक सल्फेट बना देता है भैया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए बाबू, उसी तरह Fe ये आपका आयरन है। ठीक है भैया, ये आयरन है, आयरन लोहा है, ये आपका कॉपर सल्फेट है। जब ये फिर आयरन दिखेगा तो कॉपर बेचारा वहाँ से हट जाता है और आयरन आकर के यहाँ पे सट जाता है, तो ये हो जाएगा बाबू FeSO4 और प्लस कॉपर अलग हो जाता है, तो इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट। ठीक है भैया, ये Fe आयरन हो गया, CuSO4 कॉपर सल्फेट है, जब इनका स्थान ले लेगा, इनको विस्थापित कर देगा तो ये FeSO4 हो जाएगा भैया और कॉपर निकल जाएगा बाहर, तो आयरन सल्फेट बन जाएगा। ठीक है भैया। चलिए भैया एकल विस्थापन अपक्रिया देखते हैं, वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के किसी एक परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है तो उसे एकल विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है भैया, देखिए ध्यान से देखिएगा उदाहरण बाबू, ये Fe हो जाएगा, ये हो गया CuSO4। ठीक है भैया, देखो इसमें एक यह है, अब इसके स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाएगा, अब यह परमाणु वहाँ से हट जाएगा तो आ जाएगा दूसरा परमाणु, तो हो जाएगा FeSO4 और प्लस Cu क्या होगा, बाहर हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं आयरन, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, ये हो जाएगा फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट और ये हो जाएगा आपका कॉपर। ठीक है भैया, ये Fe हो जाएगा आयरन, CuSO4 कॉपर सल्फेट, या FeSO4 आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट और Cu कॉपर हो गया। देखिए एक परमाणु यौगिक के एक परमाणु को हटा करके अपना स्थान वहाँ पर लगा लिया है। इसमें भी देख लीजिए बाबू, CuSO4 कॉपर सल्फेट है, जिंक है, अब यह इसके इस परमाणु को हटा दिया, Cu को, Cu हट गया तो उसका स्थान ले लिया, तो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट कॉपर, जिंक कॉपर सल्फेट। ठीक है भैया। चलिए अब नेक्स्ट अपक्रिया देखते हैं। ठीक है भैया, आइए द्विविस्थापन अपक्रिया देखते हैं, वह अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी आयनों का अदला बदली होता है, यानी आयनों का लेन देन होता है, तो उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है भैया, आइए हम लोग अपक्रिया देखते हैं बाबू। NaCl प्लस AgNO3, ठीक है बाबू, ये आपका उदाहरण देखिए बाबू, ये दिया हुआ है, देखिए इनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ये Na बोलेगा भाई साहब मैं आ जा रहा हूँ यहाँ पर, तो Ag बोलेगा आ जाइए मैं आ जा रहा हूँ आपके यहाँ, तो ये Ag चला जाएगा यहाँ पर, तो बाबू बन जाएगा AgCl और प्लस Na आ जाएगा यहाँ पर, तो बन जाएगा भैया NaNO3। ठीक है बाबू, ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड और ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। ठीक है भैया, ये आपका बन जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड और ये बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट, इसी को बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। ठीक है बाबू। चलिए इसमें एक और देख लीजिए भैया, दिया है AgNO3 प्लस KCl कर लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, उसी तरह बाबू चेंज कर देंगे लोग, तो बन जाएगा आपका KNO3 और प्लस AgCl, तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट और ये जाएगा सिल्वर क्लोराइड। चलिए भैया उपचयन अपक्रिया देखते हैं,
वो अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। रट लीजिए, वो अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अपक्रिया करते हैं। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अपक्रिया करते हैं। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अपक्रिया करते हैं। रट लीजिए बाबू, रट लीजिए। आइए एग्जाम्पल देखिए। देखिए सी है, समझिएगा ध्यान से। कार्बन में ऑक्सीजन है, नहीं है, बोलेंगे नहीं है बाबू। और जब ये अपक्रिया कर लेगा तो बता दीजिए बाबू कार्बन में ऑक्सीजन आ गया कि नहीं भैया, उपचयन अपक्रिया। बहुत बढ़िया, उपचयन अपक्रिया हो गई भैया। ठीक है, फिर देख लीजिएगा और अपक्रिया देख लीजिए। 2Cu कापर है, ठीक है बाबू। ये ऑक्सीजन है, कापर में ऑक्सीजन है, नहीं है। जब अपक्रिया करेगा बाबू तो बन जाएगा 2CuO। इसको बोलते हैं क्यूपरिक ऑक्साइड। क्यूपरिक ऑक्साइड बनेगा। देखिए कापर में ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। इस अपक्रिया को बोलेंगे बाबू उपचयन अपक्रिया। चलिए बाबू अपचयन अपक्रिया देखते हैं। वो अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। याद रखो, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, बोलो बोलो, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, वो अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। रट लो भैया इसको। चलिए देखिए ध्यान से बाबू, देखिएगा CuO और प्लस हम कर दें H2। ये देखिए क्यूपरिक ऑक्साइड है, H2 है। ठीक है बाबू, जब ये अपक्रिया करेगा तो बनेगा आपका Cu प्लस H2O। बताइए बाबू इसमें ऑक्सीजन है, नहीं है। इसमें ऑक्सीजन है, बोलेंगे यस। जब अपक्रिया किया तो बताइए कापर से ऑक्सीजन हटा कि नहीं भैया, हट गया। ऑक्सीजन इसमें बढ़ा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई कि इसमें से ऑक्सीजन की कमी हुई कि नहीं, तो कापर से ऑक्सीजन की कमी हुई तो इसको हम बोलेंगे अपचयन अपक्रिया। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं भैया। तो एग्जाम्पल देख लीजिए। CO2 चलिए भैया अगले अपक्रिया देखते हैं बाबू। चलिए बाबू रेडॉक्स अपक्रिया देखते हैं। वह अपक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अपक्रियाएं पाई जाती हैं, या वह अपक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अपक्रियाएं होती हैं उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है भैया, चलिए अपक्रिया देखते हैं बाबू। जल्दी जल्दी देखिए भैया। देखिए बाबू CO या C प्लस ZnO। ठीक है बाबू, चलिए अब यहाँ से ऑक्सीजन हट के कार्बन के पास आएगा तो ये हो जाएगा CO प्लस हो जाएगा बाबू Zn। ठीक है भैया, अब बताइए ध्यान से देखिए। देखिए बाबू जल्दी से बताइए, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन में यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ गया। यहाँ पे देखिए Zn में ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो गया। तो अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं बाबू, तो बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो बताइए ZnO में ऑक्सीजन है, बोलेंगे यस। इधर Zn कमी हो गई, यस सर कमी हो गई। तो बताइए ZnO जिंक ऑक्साइड से जिंक में बदल गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो यहाँ पे कौन सा अपक्रिया होगा, तो बोलेंगे अपचयन अपक्रिया। गुड, बहुत बढ़िया। तो इसमें हो गया अपचयन अपक्रिया, अपचयन। और देखिए कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है लेकिन इधर आने पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो इसको बोलेंगे उपचयन अपक्रिया। उम्मीद करें आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा भैया। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उपचयन अपक्रिया, ऑक्सीजन की कमी होगी अपचयन अपक्रिया, और दोनों को मिला करके लिख देंगे तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है भैया, ये आपका कार्बन है, ये जिंक ऑक्साइड है, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये आपका जिंक है। चलिए बाबू नेक्स्ट अपक्रिया देखते हैं। चलिए बाबू संक्षारण देखिए। जब कोई धातु खुले में नमी और अम्ल के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है। यानी जब किसी धातु को खुले वातावरण में रख देंगे तो वह नमी यानी जल के संपर्क में, नमी के संपर्क में आएगी, और अम्ल के संपर्क में जब आती है ना तो वह खराब होने लगती है। तो जो खराब होती है तो उसी प्रक्रिया को हम संक्षारण बोलते हैं। संक्षारण माने खराब होना, नष्ट होना नहीं, खराब होने लगती है तो उसी को हम बोलते हैं संक्षारण। ठीक है बाबू, चांदी को खराब होने से बचाने के लिए उसके ऊपर काली परत चढ़ाते हैं, और तांबा को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसके ऊपर हरी परत चढ़ाते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बाबू विकृत घनता क्या होता है। जब तेल या वसा से युक्त खाद्य पदार्थ को खुला में रख देते हैं तो कुछ समय के बाद ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे उसका गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम विकृत गंधता बोलते हैं। देखिए विकृत माने परिवर्तन होना, गंधता माने गंध में, यानी उसके गंध और स्वाद में परिवर्तन होता है, उसी को हम बोलते हैं विकृत गंधता। उदाहरण देख लीजिए, चिप्स या कुरकुरे की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जो चिप्स कुरकुरे
और जो भी पैकेट वाले सामान खाते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस भर के उसको कुछ दिन तक ताज़ा रखा जाता है, इसलिए चिप्स और कुरकुरे की थैली में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस भर जाती है, ताकि चिप्स या कुरकुरे ख़राब ना हो, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए। ठीक है भैया, चलिए देखिए, अवक्षेपण अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है जो विलयन से अलग हो जाता है। यानी बाबू अगर ऐसे परख ले लेंगे, अगर इसमें हम बना रहे हैं केमिकल की क्रिया करा रहे हैं बाबू, तो ये अवक्षेपण जो है ना नीचे की तरफ एक ऐसे बच जाएगा। तो जो नीचे की तरफ बच जाता है बाबू, ये विलयन ऊपर विलयन है, ठीक है, विलयन से अलग हो जाता है, तो इसको बोलते हैं अवक्षेपण, या इसको बोलते हैं अवक्षेप। ये अवक्षेप है, विलयन से अलग हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को, इसी अपक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण अपक्रिया। ठीक है भैया, चलिए देख लीजिए, AgNO3 प्लस NaCl एरो कर देंगे बाबू, तो हो जाएगा NaNO3 प्लस AgCl। ठीक है बाबू, ये आपका बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भैया। चलिए भैया, एसिड देखिए दिया है, वह पदार्थ जो धातु से अपक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। अपक्रिया करेगा बाबू तो H+ आयन देगा, उसको हम अम्ल कहते हैं। ठीक है भैया, जैसे में देख लीजिए, जैसे में HCl है, H2SO4 है, इसके बाद में HNO3 है, ये सब क्या है बाबू, अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है भैया, ये तीनों अम्ल हैं। चलिए हम लोग अम्ल के गुण देखते हैं बाबू। देखिए बाबू, अम्ल के गुण में क्या है, इसका स्वाद खट्टा होता है, यह धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यानी अगर नीला लिटमस पेपर यह है बाबू, अगर इस पर हम जैसे ही अम्ल की बूंद डालेंगे तो ये इस नीला लिटमस को यह क्या कर देगा भैया, लाल कर देगा। जहाँ पे अम्ल गिराएगा तो उस जगह को क्या कर देगा, लाल कर देता है। तो समझ जाएंगे कि जिस बूंद को हम डाल रहे हैं उस बूंद में क्या है, अम्ल है। और इसका pH मान 0 से 6 के बीच में होता है। चलिए भैया क्षार देखते हैं, वह पदार्थ जो अपक्रिया के बाद हाइड्रॉक्सी आयन यानी OH- आयन देता है बाबू, हाइड्रॉक्सी आयन देता है, तो उसे हम क्षार बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है बाबू KOH पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, एक है NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड, एक है CaOH, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। ये तीनों क्या हैं बाबू, क्षार हैं। इनका नाम है बाबू पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसको कास्टिक पोटास बोलते हैं। ठीक है बाबू, चलिए क्षार के गुण देखते हैं भैया। क्षार के गुण देखिए, इसका स्वाद कड़वा होता है, इसका स्वाद कसैला होता है, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब अगर लाल लिटमस पेपर इसलिए हैं बाबू, अगर उस पर हम कहीं एक बूंद डाल ले, एक बूंद ऐसे परख किसी जार में से निकाल करके एक बूंद डाल दिए, और अगर यह लाल लिटमस पेपर अगर इसका कलर नीला हो गया बाबू, तो हम समझ जाएं कि जो बूंद डाले वो क्या है, क्षार है। याद रखिए, क्षार जो है लाल लिटमस को नीला करता है, और अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल करता है। ठीक है बाबू, और यह पदार्थ से यानी जल में जब इसको घोलते हैं क्षार को, तो OH आयन देता है, और यह अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है। लवण देखिए बाबू, जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो जो पदार्थ बनता है उसे हम लवण कहते हैं। ठीक है भैया, देखिए अम्ल HCl हो गया, इसकी क्रिया हम करा रहे हैं क्षार से, यानी OH से अब क्रिया करा देंगे बाबू। देखिए यह प्लस है, माइनस प्लस माइनस, यह प्लस है मुस्कुरा के माइनस की तरफ आएगा, और यह प्लस है तो माइनस की तरफ जाएगा। तो Na जाएगा Cl के पास, तो बना देगा NaCl, और प्लस H और OH आएगा तो बना देगा H2O। ठीक है भैया, तो ये बना देगा हमारा जल बन गया, या नमक बन गया, या सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, या हाइड्रोजन क्लोराइड है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ये जो बना जो इसी को हम बोलते हैं बाबू लवण, यही है। चलिए भैया उदासीनीकरण अपक्रिया देखते हैं। जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है, इस क्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है भैया, उसी तरह देख लीजिए,
NaOH ले लेंगे, क्षार है, और ये आपका HCl अम्ल हो गया बाबू। उसी तरह क्रिया कराएंगे भैया, क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा आपका NaCl, ये आपका लवण बन गया यानी नमक, और प्लस H2O बन गया। तो जब क्षार और अम्ल की क्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है, तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। चलिए बाबू pH स्केल देखते हैं क्या है। वह स्केल जिसकी सहायता से विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं उसे pH स्केल या pH पैमाना कहते हैं। pH मान क्या होता है बाबू? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन के लॉगरिथम मान को pH मान कहते हैं। तो pH मान बराबर सूत्र होता है बाबू, याद रख लीजिएगा, pH मान बराबर माइनस, या देखिए बाबू log आधार 10 और ब्रैकेट में होता है भैया H प्लस आयन। यही आपका pH मान का सूत्र है। ठीक है बाबू, चलिए अब कुछ नोट्स देखते हैं भैया। चलिए अब देख लीजिए, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन होता है तो उसका pH मान 7 होता है। इनको रट लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा कन्फर्म। चलो अगला सवाल देखिए, एक सवाल दिया है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻² मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा बाबू, अगर 10⁻² प्लस अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ है तो अगर इसका pH मान पूछ रहा है तो निर्धड़क 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि pH मान कभी माइनस नहीं होता है। अब pH मान अगर निकालना है तो पावर में जो होता है 10 और माइनस को हटा देते हैं, जो पावर होता है वही उसका pH मान हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया 10⁻⁻⁶ तो pH मान पूछेगा तो कितना जाएगा बाबू? बोलो बोलो। यस, अच्छा गुड। अगर पूछ देख इसकी प्रकृति बताइए तो बताइए pH मान कितना है? 2। 7 से कम है कि बेसी? बोलेंगे कम है। जब 7 से कम रहेगा तो क्या होगा भैया? यस, क्या होगा? अम्लीय होगा। गुड, बहुत बढ़िया। और ये pH मान ये भी 7 से कम है, ये क्या होगा बाबू? अम्लीय होगा। अगर किसी का pH मान अगर 8 आ जाए बाबू, तो pH मान 8 है तो बताइए यह 7 से कम है कि बेसी? बोलेंगे 7 से बेसी है। जब 7 से बेसी रहेगा तो क्या होगा भैया? यस, बहुत बढ़िया, क्षारीय होगा विलयन। अगर किसी का pH मान 7 आ जाए तब क्या होगा बाबू? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। यस, उदासीन होगा विलयन। ठीक है, तो अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, उदासीन विलयन, ये तीनों में से एक आएगा। अगर हाइड्रोजन आयन लिखा है, कह दिया कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁸ है, तो pH मान बताइए, सिर्फ पावर आप लिख दीजिएगा, आपका pH मान हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगर हाइड्रोक्सी आयन दिया हो, हाइड्रोक्सी आयन देकर के पूछे कि हाइड्रोक्सी आयन 10⁻⁵ है, तब pH मान बताओ, तब याद रखिएगा बाबू pH मान हाइड्रोक्सी आयन दिया रहेगा तो 14 में से जो पावर में उसको घटाइएगा तो कितना बचेगा बाबू? बोलेंगे 9 बचेगा, तो यह 9 इसका pH मान हो जाएगा। अब 9 pH मान है तो प्रकृति बताएगा तो क्या बताएंगे भैया? यस, क्या? क्षारीय। क्यों? क्योंकि 7 से अधिक है इसलिए क्षारीय हो जाएगा। देखिए बाबू, हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन बराबर 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर दिया हुआ है, तो pH मान पूछ रहा है तो होता है सूत्र माइनस log आधार 10 कोष्टक में H प्लस आयन बराबर हो जाएगा बाबू माइनस log आधार 10 कोष्टक में H प्लस का मान रख दीजिए 10⁻⁻²। एक सूत्र होता है, याद रख लीजिएगा, m के पावर n बराबर n log m होता है भैया। तो ये पावर वाला आगे आ जाएगा बाबू। ठीक है, तो हो जाएगा pH मान बराबर, ये माइनस से ये आगे आ जाएगा तो हो जाएगा -2 और बच जाएगा log 10 बचेगा और नीचे वाला 10 है। एक सूत्र और हो जाएगा बाबू, याद रख लीजिएगा, log 10 का मान 1 होता है, एक और log 1 का मान 0 होता है, इसका मान 1 हो जाएगा भैया। तो हो जाएगा pH मान बराबर, ये माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा 2 और 10 का मान 1 होता है तो कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। ये आपका प्यारा सा आंसर है। प्रकृति पूछेगा कि प्रकृति क्या है तो बताइए बाबू, जल्दी बोलिए बोलिए। यस यस बोलिए, क्या होगा? अम्लीय होगा। गुड, बहुत बढ़िया। क्यों अम्लीय भैया? क्योंकि pH मान 7 से कम है। गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगाएंगे आप। चलिए अगला सवाल देखिए, एक और सवाल देख लेते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻6 मोल प्रति लीटर है तो pH मान बताइए। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया 10⁻⁻6 मोल प्रति लीटर, तो pH मान पूछ रहा है बाबू, तो लिखेंगे -10 10 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे H प्लस आयन। ठीक है भैया, तो जाएगा माइनस log 10, इसमें हो जाएगा 10⁻⁻6। सेम प्रोसेस वही होगा बाबू, यह आ जाएगा माइनस, आगे तो -6। गुड, 10 का मान कितना होता है? 1, कितना हो जाएगा बाबू? 6 हो जाएगा।
यही आपका पीएच मान है। आप प्रकृति पूछेगा तो क्या बताएंगे? गुड। क्या बोलेंगे? बोलिए बोलिए। यस, अम्लीय। क्यों अम्लीय है बाबू? क्योंकि पीएच मान 7 से कम है। चलिए आगे देखते हैं भैया। चलिए अगला सवाल देखिए, दिया है किसी विलयन में हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता 10⁻³ मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का पीएच मान और प्रकृति बताइए। चलिए अब देखिए, हाइड्रोक्सी आयन OH माइनस बराबर 10⁻³ मोल प्रति लीटर दिया हुआ है बाबू। चलिए पीएच रहेगा, फिर लिखेंगे माइनस log आधार 10 ब्रैकेट में लिखेंगे 10⁻³ -3। ठीक है बाबू, वही क्रिया माइनस, फिर हो जाएगा -3 गुणे log 10 का मान 1 गुणे log 10 हो जाएगा बाबू। फिर हो जाएगा 3 गुणे 1 बराबर 3, यानी POH माइनस कितना आ गया बाबू? 3 आ गया। POH माइनस कितना आ गया बाबू? 3 आ गया। तो हमसे पीएच मान पूछ रहा है, तो पीएच मान बराबर कितना आता है भैया? 14 में से POH को घटा देंगे, कितना आ गया बाबू? बोलिए बोलिए। यस 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 बोलिए। 11। ठीक है भैया, 11 आ गया। ये आपका आंसर है। अगर प्रकृति पूछेगा तो प्रकृति बताइए, बताइए जल्दी बताइए बाबू। यस यस, 11 क्या होगा? क्षारीय। क्यों क्षारीय होगा भैया? क्योंकि 7 से अधिक है। गुड, बहुत बढ़िया, ये आपका प्यारा सा आंसर है। देखते हम लोग विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, इसका रासायनिक नाम होता है बाबू कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अनुसूत्र होता है CaOCl2। बनाने की विधि देखिए भैया। चलिए भैया देखिए, जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराते हैं, Cl2 क्लोरीन होता है बाबू, Cl2 क्लोरीन है, क्रिया कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। देखिए भैया, बुझे हुए चूने पर यानी CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है भैया, इस पर अब क्रिया हम करा दे रहे हैं बाबू क्लोरीन की, Cl2 की। ऐसे ही क्रिया कराएंगे भैया तो यह 2 क्लोरीन होगा, और यहाँ से CaOH है तो क्या होगा भैया? 2 H हो जाएगा, और यानी CaOCl के साथ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा CaOCl2 बन जाएगा, और यह 2 एक ऑक्सीजन को लेकर के विस्थापित हो जाएगा। यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है भैया, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है और यह जल है। यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या बुझा हुआ चूना, या क्लोरीन है। ठीक है भैया, चलिए भौतिक गुण देख लेते हैं। यह पीले रंग का चूर्ण होता है, इसे जब जल में घोलते हैं तो जल का रंग दुधिया हो जाता है, और इसको सूंघते हैं तो इसमें से क्लोरीन की तरह गंध आती है। उपयोग देख लीजिए बाबू, विरंजक चूर्ण का ऊन को सिकुड़ने से रोकने में इसका उपयोग किया जाता है। पीने वाले जल में जीवाणु को नष्ट करने में किया जाता है। वायुमंडल में विषैली गैस है तो उसको हटाने में किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है बाबू। क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, इसका रासायनिक नाम होता है बाबू सोडियम बाइकार्बोनेट, और सूत्र होता है NaHCO3। बनाने की विधि देखते हैं भैया। चलिए बनाने की विधि देखिए। जब सोडियम कार्बोनेट के सांद्र विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है भैया, देखिएगा ध्यान से देखिए बाबू। Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है, इसका जलीय विलयन जब होगा भैया तो इसमें जल घोलेंगे, और इसमें क्या करेंगे बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। जब करेंगे भैया, देखिए Na2 2 है तो लिख देंगे 2Na। C देखिए 2 है तो C लिख देंगे, 2 हो जाएगा। H देखिए कितना बाबू? H 2 है, यहाँ पर H लिख देंगे। क्रम से कर लेते हैं इसको, NaH कर लेंगे, फिर CO3 कर लेंगे, यानी सब मिल जाएंगे आपस में। यही हमारा खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा है भैया। यही आपका बेकिंग सोडा है। ठीक है, चलिए भौतिक गुण देख लीजिए बाबू। यह जल में कम विलेय है, इसको जल में घोलते हैं तो कम घुलता है बाबू, और इसका विलयन जो होता है ना क्षारीय होता है। चलिए बाबू इसका उपयोग देखते हैं हम लोग। स्वादिष्ट खास्ता बनाने में, खाना को शीघ्रता से पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पकौड़ा बनाने में किया जाता है। ठोकवा बनाने में किया जाता है। डबल रोटी बनाने में किया जाता है। ठीक है बाबू, चलिए देखिए बाबू, धावन सोडा, धोने वाला सोडा, इसका रासायनिक नाम होता है बाबू सोडियम कार्बोनेट। इसका अणुसूत्र है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है बाबू, चलिए बनाने की विधि देखते हैं भैया। चलिए बाबू देखिए बनाने की विधि। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के विलयन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, यानी सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। फिर उसका हम वाष्पन करते हैं तो धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। देखिए बाबू रिएक्शन।
सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें हम CO2 गैस प्रवाहित करते हैं बाबू, तो यह बनेगा Na2CO3 और प्लस क्या हो जाएगा भैया, एक H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है बाबू। फिर जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसका वाष्पन करते हैं। वाष्पन का मतलब 10 टे अणु जल के इसमें मिलाते हैं, तब ये बनता है Na2CO3 इंटू 10H2O। यही आपका धावन सोडा है भैया, यही आपका धावन सोडा है। भौतिक गुण देखिए, चलिए इसका उपयोग देख लीजिए। भौतिक गुण देख लीजिए, ये जल में विलेय है, जल में घुलकर उष्मा देता है, इसमें जल के 10 अणु होते हैं। उपयोग देख लीजिए बाबू, घरों की साफ सफाई करने में इसका उपयोग होता है, कांच के उद्योग में होता है इसका उपयोग, साबुन के उद्योग में होता है, कागज के उद्योग में होता है, और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। चलिए बाबू देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम होता है बाबू कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका अणुसूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। बनाने की विधि देखिए भैया, जब जिप्सम को 373 केल्विन तक या 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है भैया, चलिए देख लीजिए बाबू, जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O। अगर ये लिखेंगे भैया, 2 का प्रयोग कर देंगे तो होता है जिप्सम। आज जैसे ही इसको गर्म करेंगे बाबू 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O यह बनेगा, और प्लस यहाँ से 3/2 H2O जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। यही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका है। चलिए आगे देखते हैं भैया। चलिए बाबू, इसका उपयोग देख लीजिए। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किया जाता है इसका उपयोग, शल्य चिकित्सा में किया जाता है, मूर्तियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, खिलौना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और सांचा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, अगर दैनिक जीवन में pH का महत्व पूछता है, अगर दैनिक जीवन में pH का महत्व पूछता है बाबू, तो लिखेंगे, पहला दे देंगे नंबर 1 पाचन तंत्र का pH मान। पाचन तंत्र का pH दो लाइन लिख लेंगे। हमारे पेट में HCl अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है, अधिक मात्रा में HCl का उत्पादन होता है, तब पेट में गंभीर दर्द और जलन उत्पन्न हो जाता है, जिससे मुक्त होने के लिए प्रति अम्ल लेना पड़ता है। दूसरा लिखेंगे बाबू, pH परिवर्तन के द्वारा दांत का टूटना। मुंह के pH का मान 5.5 से कम अर्थात अम्लीय होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों की सुरक्षा के लिए दांतों पर कैल्शियम सल्फेट का इनेमल होता है, जिसका pH 5.5 से कम होने पर संक्षारण हो जाता है। उचित दंत मंजन का प्रयोग करके दंत क्षय को रोका जा सकता है। यही बाबू दो थे दैनिक जीवन में pH का महत्व बहुत है। लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा भैया। चलिए भैया, धातु वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है उसे धातु कहते हैं, या वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे धातु कहते हैं। जैसे बाबू Fe आयरन, Cu कॉपर, एल्युमिनियम Al, ये सब धातु हैं भैया। धातु के गुण देखिए भैया, नंबर 1 धातु उष्मा के सुचालक होते हैं, धातु पीटने पर फैलते हैं, धातु कठोर सतह से टकराते हैं तो आवाज़ उत्पन्न करते हैं, धातु का गलनांक बहुत ऊंचा होता है। चलिए भैया, अधातु क्या होता है? वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे अधातु कहते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब है भैया। ठीक है, चलिए अधातु के गुण देखते हैं भैया। अधातु विद्युत की कुचालक होती है, अधातु का गलनांक कम होता है, इनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है,
यह कठोर सतह से टकराती हैं तो अधिक ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। चलिए अब देखिए कुछ नोट है। सभी अधातुएं ठोस या गैस अवस्था में होती हैं। जितनी अधातुएं हैं सब ठोस या गैस अवस्था में होती हैं, लेकिन ब्रोमीन जो है अधातु है, यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। और आयोडीन भी अधातु है, लेकिन यह बहुत चमकीला होता है। देखिए अब सहसंयोजी आबंध बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। युग्म माने जोड़ा, एक युग्म का मतलब कि एक एक दोनों लोग इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेंगे। उदाहरण के स्वरूप देखिए बाबू HCl, ठीक है भैया। तो यह हाइड्रोजन है, इसका परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन है, इसके पास 7 होते हैं, 3 4 5 6 7 होते हैं, ठीक है भैया। अब आपस में साझेदारी करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना दे देता है इनको, इनके कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 है 2 6 7 1 8 हो गया। हाइड्रोजन भी ले लेता है इनसे एक साझेदारी के द्वारा, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है भैया। तो इनके बीच जो यह बनता है ना H सिंगल बॉन्ड Cl, तो जो यह है बॉन्ड इसी को बोलते हैं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध यही है भैया, ठीक है। इसी तरह NaCl भी हो सकता है। Na इसके पास 1 होता है और Cl इसके पास उसी तरह 7 होते हैं, 2 2 4 5 6, 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है भैया। 7 हो गए, ये भी आपन लेन देन करेंगे। एक ये इनको दे देगा, 8 हो गए, एक इनसे ये ले लेगा, इसका 2 हो गया। तो अब Na सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ पर आप कटे 7 2 2 4 2 6 दिखाओगे, यहाँ पर 2 2 4 5 6 दिखाओगे। एक ठे इनसे लिया, यहाँ पर इसका है 7 को, एक ठे इनसे लिया 8 को। उसी तरह यहाँ पर भी Cl के ऊपर दिखाओगे 6, 2 2 4 2 6। ये जो बॉन्ड है इसी को बोलते हैं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध यही है भैया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। चलिए भैया संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखिए, इसका सूत्र होता है CnH2n+2। जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध बनता है तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एकल बंध का मतलब होता है बाबू कि कोई एलिमेंट है, यहाँ पर मान लो कोई है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन है, कार्बन इसके बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसको एकल बंध बोलते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो गया इसको द्विबंध बोलते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध हो गया तो इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, त्रिकबंध बोलते हैं, ठीक है भैया। चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण आप देखिएगा बाबू। उदाहरण में आ जाएगा C2H6, इसी में रखिएगा। n बराबर 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 4 CH4। तो कार्बन कार्बन है नहीं, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा बाबू C2, 2 दूना का 4 2 6, तो C2H6 हो जाएगा भैया। इसको कभी कभी पेपर में ऐसे पूछ देता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है भैया। या इसको कभी कभी ऐसे लगाता है CH H सिंगल बॉन्ड C, ऐसे कर देगा और पूछा गया क्या है, ठीक है भैया। चलिए ये क्या है बाबू, देखिए बाबू C2H6 इसको बोलेंगे एथेन, और CH4 इसको बोलेंगे मेथेन, और C3H8 इसको बोलेंगे प्रोपेन। इसी में रख दीजिएगा, बन जाएगा ये, ठीक है बाबू। ये सब क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध या त्रिबंध बनता है तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है बाबू। चलिए देखिए C2H4 इसको बोलेंगे एथिलीन। चलिए बाबू इसमें रखेंगे 2 रखेंगे तो C2 और दुना के 4 में कटा देंगे तो 4, तो C2H4, तो C2H यहाँ पे रखेंगे 2 रखेंगे तो C2 और 2 रखेंगे यहाँ पर तो 4, तो C2H4 एल्कीन एथिलीन हो जाएगा भैया। फिर यहाँ पर रखेंगे 2 रखेंगे तो C2, यहाँ पे 2 दुना के 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा तो C2H2, तो C2H2 ये हो जाएगा आपका एसिटिलीन, ठीक है बाबू।
ये दोनों किसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है भैया। चलिए भैया साबुन देखते हैं। उच्च अणुभार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। C17H35 COO इसको बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट। ये एक प्रकार का साबुन है भैया। और इन पर कर देंगे C17H35 COO इसको बोलेंगे पोटेशियम स्टीयरेट, ये भी साबुन है। चलिए भैया साबुनीकरण देखते हैं। साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होती है भैया? जब तेल या वसा को NaOH के साथ गर्म करते हैं तो साबुन और ग्लिसरॉल बनता है, जिस अभिक्रिया को या जिसे साबुनीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए बाबू, उदाहरण CH2O CO C17H35 सिंगल बॉन्ड CHO CO C17H35 सिंगल बॉन्ड CH2O CO C17H35। बस इसी को आप याद कर लीजिए, CH2O CO C17H35। बस जब इस कार्बन को लेंगे तो दो तरफ से दो हाइड्रोजन निकलेगा, तो इसमें से एक और गायब हो जाएगा तो शेष हो जाएगा और बाकी सब उतर जाएगा। फिर यहाँ से एक ही हाइड्रोजन निकला है कार्बन से, यहाँ पे CH2 हो जाएगा और OCO C17H35 हो जाएगा। यह वसा का सूत्र होता है। अब +3 NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। जब ये अभिक्रिया करेगा बाबू, गर्म करते हैं तो बनेगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये ग्लिसरॉल का सूत्र है। और +3 C17H35 COO ये साबुन है। ये पूरी प्रोसेस, पूरी क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। समझाती श्रेणी बाबू देखिए, समझाती श्रेणी यानी वो कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समझाती श्रेणी कहते हैं। जैसे में मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल C2H5OH। चलिए बाबू, एथेनोइक अम्ल का उपयोग इत्र बनाने में, खाद्य पदार्थ को स्वादिष्ट बनाने में, अचार के संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल के उपयोग भैया शराब बनाने में, एल्कोहली पदार्थ, पेय पदार्थ बनाने में, विलायक के रूप में, पेंट, सल्फर, आयोडीन के विलायक के रूप में इसका उपयोग होता है। मिसल देखते हैं, मिसल क्या है? मिसल अवधारणा पूछता है, मिसल क्या है बाबू? चलिए देखिए, साबुन के अणुओं का आणविक वाला सिरा जल की तरफ होता है और हाइड्रोकार्बन वाला सिरा तैलीय मैल की तरफ होता है। तो साबुन के अणुओं के इस प्रकार के व्यवस्थित रूप को, व्यवस्थित क्रम को, व्यवस्थित संरचना को मिसल कहते हैं। ठीक है बाबू। देखिए मान लीजिए यह गंदगी है, ठीक है, यह गंदगी है। जब साबुन उस पर रगड़ते हैं तो जो ये वाला सिरा होता है, जो ऊपर की तरफ सिरा है, यह द्रव स्नेही होता है। यह द्रव से स्नेह करेगा, द्रव से प्रेम करता है तो गंदगी से दूर हटता है। और जो ये वाला जो इसका पूंछ वाला सिरा है, जो पूंछ वाला सिरा है, यह हाइड्रोकार्बन वाला सिरा, ये द्रव विरोधी होता है, यह जल से दूर भागता है। तो यही जो द्रव विरोधी वाला सिरा है, यह गंदगी की तरफ जा करके उसमें जितने गंदे हैं सबको पकड़ पकड़ के खींचता है, पकड़ के तो उसका टंगार पड़े खींचता है, उसका मुड़ी पड़े खींचता है, पूरी तरह से उनको धराशायी करता है और वह लस्त पस्त हो जाते हैं। और फिर जैसे ही ब्रश मारते हैं आप तो गंद आपके कपड़े से दूर हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं मिसल। ठीक है बाबू। तो जो इसका पूंछ वाला सिरा वह द्रव विरोधी, द्रव से दूर हटता है। और वह कौन सा सिरा होता है? हाइड्रोकार्बन वाला सिरा होता है। और जो इसका मुख की तरफ है, जो गोल गोल बना हुआ है, वह द्रव से नहीं है और वह आणविक वाला सिरा है। ठीक है बाबू। तो इस प्रकार के व्यवस्थित क्रम को मिसल कहते हैं। चलिए बाबू जाइलम देखते हैं। जाइलम क्या करता है? यह मिट्टी के अंदर से खनिज, लवण, पोषक तत्व, जल आदि को पौधे के पत्ती तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है बाबू? यह पत्ती में बने बनाए भोजन को पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। यानी जाइलम पृथ्वी के अंदर से जल, खनिज, लवण को पहुंचाएगा और फ्लोएम पत्ती में बन जाता है भोजन, तो उस भोजन को पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। पोषण देखिए बाबू, किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करने और उसके उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। चलिए बाबू, ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको ऊर्जा की मुद्रा भी बोलते हैं बाबू। ऊर्जा की मुद्रा ATP होता है। ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड। कार्य देखिए भैया, लसिका क्या है? यह रंगहीन तरल पदार्थ है। यह ऊतक एवं रुधिर वाहिनियों के बीच में पाया जाता है। कार्य क्या भैया इसका? यह ऊतक से CO2 और अन्य उत्सर्जी पदार्थों को रक्त कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है, पहुंचाता है।
यह हमेशा एक ही दिशा में बहता है। यह रक्त की मात्रा एवं गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायक होता है। लसिका में अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? लाल रंग, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसमें प्रोटीन पाया जाता है। यह श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है। कार्य क्या है भैया? यह O2 और CO2 के परिवहन में भाग लेता है। यह O2 को शरीर के प्रत्येक भागों में पहुंचाता है। प्रतिवर्ती क्रिया, किसी उद्दीपन से होने वाली स्वचालित एवं अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जैसे आंख का झपकना। चलिए पादप हार्मोन देखते हैं। वह हार्मोन जो पादप को वृद्धि और विकास में सहायता करता है उसे पादप हार्मोन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, वृद्धिरोधक ABA, ये सब क्या है बाबू? ये सब पादप हार्मोन है। हार्मोन्स, यह शरीर में ग्रंथियों से निकलकर रक्त द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचते हैं। ये हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं शरीर में। चलो हार्मोन्स के बारे में देखिए। पीयूष ग्रंथि है, इस ग्रंथ से वृद्धि हार्मोन निकलता है। इसका कार्य है वृद्धि एवं विकास का नियंत्रण करता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। इसका काम है बाबू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण, यानी इनके उपापचय पर नियंत्रण करता है। अग्न्याशय है बाबू, इसमें से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। यह शरीर में शर्करा की मात्रा को, यानी शुगर की मात्रा को मेंटेन करता है, कम करता है। पादपों में समन्वय, पादपों के कुछ विशेष कोशिकाओं के द्वारा उनमें कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं, जिसे पादप हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन वृद्धि, विकास और वातावरण के साथ समन्वय बनाए रखते हैं, जिसे पादपों में समन्वय कहते हैं। तंत्रिका तंत्र, मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने और किसी चीज़ को याद रखने के साथ ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करते हैं, उन्हें तंत्रिका तंत्र कहते हैं। प्रजनन, वह प्रक्रिया जिसमें एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जन्म देती है, उसे प्रजनन कहते हैं। या वह प्रक्रिया जिसमें वंश की वृद्धि की जाती है, उसे प्रजनन कहते हैं, जैसे मनुष्य, पक्षियाँ आदि। विखंडन किसे कहते हैं? कई एक कोशिकीय जीव अपनी कोशिका के परिपक्व या सक्षम हो जाने के बाद वह दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे विखंडन या प्रजनन कहते हैं, या इसे विखंडन द्वारा प्रजनन कहते हैं, जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ। द्विविखंडन क्या है? या द्विविखंडन द्वारा प्रजनन, जब कोई जीव एक कोशिका से दो कोशिका में विभाजित हो जाती है तो उसे द्विविखंडन कहते हैं, जैसे अमीबा, लेशमानिया, काला जर के रोगाणु। पुनरुद्भवन, या इसको पुनर्जनन भी कहते हैं, जब कोई जीव किसी कारणवश क्षत विक्षत हो जाता है या कुछ टुकड़ों में विभाजित हो जाता है तो इनके टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं, जिसे पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं, जैसे में हाइड्रा प्लेनेरिया। मुकुलन, मुकुलन में जीव के शरीर के किसी एक अंग पर बल्ब जैसी एक संरचना बन जाती है, जो पैतृक जीव से परिपक्व होकर अलग हो जाती है और अंत में विकसित होकर एक जीव बन जाता है, इसे मुकुलन कहते हैं, जैसे हाइड्रा ईस्ट। कायिक प्रवर्धन, पौधों के किसी कायिक अंग जैसे तना, पत्ती, जड़ का उपयोग करके नया पौधा तैयार करने की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तना द्वारा कायिक प्रवर्धन, वे पौधे जिसके तने द्वारा नए पौधे तैयार होते हैं उसे तना द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जैसे आलू, अदरक, केला, हल्दी, लहसुन, प्याज, जलकुंभी आदि। जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन, वे पौधे जिसके जड़ द्वारा नए पौधे तैयार होते हैं उसे जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जैसे अमरूद, आम, पुदीना, सतावर आदि। पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन, वे पौधे जिसके पत्ती द्वारा नए पौधे तैयार होते हैं उसे पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जैसे ब्रायोफिलम, घाव पत्ता। लैंगिक प्रजनन,
या लैंगिक जनन किसे कहते हैं? वह जनन जिसमें नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता होती है और उन्हें के समान नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे सभी जीव, पुष्प के जनन अंग। अलैंगिक जनन भैया, वह जीव जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें जीव अपने समसूत्री विभाजन द्वारा नए जीव उत्पन्न करते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अमीबा का विखंडन, कायिक जनन, ईस्ट का मुकुलन आदि। अनुवांशिकता, जीवधारियों द्वारा उनके एक पीढ़ी के लक्षण दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता कहते हैं। जीवों में अनुवांशिकता की इकाई को जीन कहते हैं। समयुग्मनज क्या है? जब युग्मनज में किसी लक्षण के दोनों कारक एक ही प्रकार के होते हैं तो उसे समयुग्मनज कहते हैं। जैसे कैपिटल आर, कैपिटल टी। विषम युग्मनज, जब युग्मनज में किसी लक्षण के दोनों कारक एक दूसरे से भिन्न होते हैं उसे विषम युग्मनज कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। जीन क्या है भैया? जीवों में अनुवांशिकता की इकाई को जीन कहते हैं। जीन क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र केंद्र के भीतर पाए जाने वाले सूत्र की आकार का पिंड होता है जो डीएनए के बने होते हैं। समजात अंग, वह अंग जो अलग अलग जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं लेकिन उनकी संरचना समान होती है, उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे पक्षी का पंख और मनुष्य का हाथ दोनों रूपांतरित अग्रपाद हैं। पक्षी का पंख भी पक्षी का अगला पैर है, मनुष्य का हाथ मनुष्य का अगला पैर है। पक्षी का पंख उड़ने में सहायक होता है, मनुष्य का हाथ खाने के लिए होता है। समरूपी अंग, वह अंग जो अलग अलग जीवों में एक समान कार्य करते हैं लेकिन उनकी संरचना अलग अलग होती है, उसे समरूपी अंग कहते हैं। जैसे कबूतर के पंख, तितली के पंख दोनों उड़ने का काम करती हैं, लेकिन कबूतर के पंख में हड्डियां पाई जाती हैं और तितली के पंख में हड्डियां नहीं होती हैं। नोट, अनुवांशिकता या अनुवांशिकी का पिता या जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। मेंडल ने अनुवांशिकता का प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। मेंडल का नियम नंबर 1, प्रभाविता का नियम। जब परस्पर विरोधी लक्षण वाले दो शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी F1 संतान यानी पहली पीढ़ी के संतान में एक लक्षण दिखाई देता है और दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता है। जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो देख लीजिए, लाल फूल सफ़ेद फूल, लाल फूल कैपिटल आर, सफ़ेद फूल स्मॉल आर। जब दोनों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो एक कैपिटल आर आता है, एक स्मॉल आर आता है। तो इसमें से एक आर गायब हो गया, उसमें से एक आर गायब हो गया। तो जो आर दिखाई दे रहा है वह प्रभावी है और जो आर गायब हो गया, छिप गया, वह अप्रभावी है। इसी तरह शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच में कराया जाता है तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आता है, तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी गायब हो जाता है, छिप जाता है। उसी प्रकार शुद्ध लंबे पौधे अप्रभावी लक्षण वाले टी और शुद्ध बौने पौधे प्रभावी लक्षण वाले स्मॉल टी, इनके बीच क्रॉस कराया जाता है तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आता है, यानी सभी बौने पौधे आते हैं तो सभी लंबे पौधे छिप जाते हैं। यही प्रभाविता का नियम है। अभिवन का नियम, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों का संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के स्वरूपों का
पृथक्करण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से हो जाता है। दोनों लक्षणों के स्वरूपों का पृथक्करण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से हो जाता है, तो इस नियम को अभिवन का नियम कहते हैं। अर्थात इसमें एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। मानव में लिंग निर्धारण देख लीजिए बाबू। महिलाओं में दोनों गुणसूत्र जो अंडाणु होते हैं वह एक ही प्रकार के होते हैं, अर्थात XX होते हैं। पुरुष में दोनों गुणसूत्र यानी शुक्राणु XY जो अलग अलग होते हैं। जब पुरुष का X गुणसूत्र यानी शुक्राणु महिला के X अंडाणु को निषेचित करता है तो XX पैदा होता है, यानी XX बनता है तो लड़की पैदा होती है। जब पुरुष का X शुक्राणु महिला के Y अंडाणु को निषेचित करता है तो XY अर्थात लड़का पैदा होता है। पुरुष महिला जब X को निषेचित करेगा, फिर X इस X को करेगा, या Y इस X को करेगा, या Y इस X को करेगा, तो X को तो XX, फिर XX को XX, YX को XY, फिर YX को XY, तो XX लड़की, XX लड़की, XY लड़का, XY लड़का। यही मानव में लिंग निर्धारण है। बढ़िया से समझ लीजिएगा बाबू। चलो अब देखिए प्रकाश का परावर्तन। यह चित्र है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश किरण आ रही है, चिकना तल है, इस पर आई, टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट गई, इसको हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसके नियम कितने हैं बाबू? 2 होते हैं नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लीजिए यह है, इसके ऊपर एक तल यहाँ पर। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है? ऊपर एक ही तल में है। दूसरा क्या है? आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। जिस एंगल पर प्रकाश की किरण चिकने तल पर पड़ती है उसी एंगल से परावर्तित हो जाती है। चलो अवतल दर्पण देखते हैं। जब दर्पण के उभरे हुए भाग पर पेंट कर देते हैं तो उसके धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है बाबू, ये चित्र देख लीजिए। इसमें R क्या? वक्रता त्रिज्या, C का है प्रकाश केंद्र है, F का है फोकस दूरी है, P का ध्रुव है। ठीक है बाबू। उपयोग देख लीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग टार्च में किया जाता है, मोटर कार में किया जाता है, डॉक्टर द्वारा नाक, कान, गले की जांच करने में किया जाता है। चलिए बाबू देखिए उत्तल दर्पण। जब दर्पण के धसे हुए भाग पर पेंट कर देते हैं या पॉलिश कर देते हैं तो उसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चित्र देख लीजिए बाबू। इसका उपयोग होता है वाहन में पीछे के दृश्य देखने में, सड़क पर लगी लाइट में। UVF वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी में संबंध होता है बाबू 1/F बराबर 1/V प्लस 1/KU। फोकस F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह त्रिगुणा कर देंगे तो R बराबर 2F। ये दोनों संबंध है बाबू, ध्यान दीजिएगा। चलिए भैया एक सवाल देखिए दिया है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, यानी वक्रता त्रिज्या R बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी F बराबर होता है बाबू R/2। ठीक है भैया, तो R/2 यानी 30/2 बराबर कितना जाएगा भैया? 15 सेंटीमीटर। यही आपका प्यारा सा आंसर है। अगला सवाल देखिए बाबू दिया है। एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से एक बिंब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। चलिए बाबू दिया है फोकस दूरी F बराबर 20 सेंटीमीटर, U बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर दूरी पर, और V बराबर हमको निकालना है। ठीक है भैया, तो सूत्र से रखते हैं 1/F बराबर 1/V प्लस 1/KU। मान रखिए बाबू, तो जाएगा 1/20 बराबर 1/V प्लस 1/5। लेकिन ध्यान दीजिएगा बाबू, जब उत्तल दर्पण आता है तो उसमें U माइनस होता है। ठीक है भैया, अवतल दर्पण रहेगा तो उसमें F और U दोनों माइनस होता है। ठीक है बाबू, ये माइनस हो जाएगा। चलिए पक्षांतर करते हैं, तो 1/V रहने दीजिए, इसको इधर लेके आइए, तो जाएगा 1/20 प्लस 1/5 हो जाएगा बाबू। चलिए फिर 1/V बराबर, देखिए इसको आसान तरीका से बता दे रहे हैं आपको कैसे हल करेंगे। अगर इस तरह ऊपर 1 दिया हो अंश में, तो
क्या करेंगे बाबू, कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 25 इनका गुणा कर दीजिए, 20 25 100 हो गया आंसर, या काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4। ठीक है बाबू। अच्छा इनका लसा ले लीजिए, लसा लेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है भैया, तो काटेंगे तो 20 25 100 5 हो जाएगा, और प्लस 5 चौके 20, इनका लसा लेंगे बाबू तो 20 हो जाएगा, 20 से 20 एक बार, फिर 5 से करेंगे बाबू तो 5 चौके 20 4 बार, 1/20 बराबर हो जाएगा 5/20। तो उल्टा करेंगे, क्योंकि भी का मान निकालना है तो हम इसको उल्टा कर दें तो भी हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा बाबू, तो 20/5 हो जाएगा, काट दीजिए, 5 चौके 20 यानी भी बराबर कितना आ गया भैया, 4 सेंटीमीटर। देखिए भैया फिर उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है भैया, 4 सेंटीमीटर। अब प्रकृति पूछ रहा है, तो प्रकृति क्या आएगा भैया, दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, सामने बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। चलिए बाबू प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए विरल माध्यम में, सघन माध्यम में, प्रकाश किरण इधर से आ रही है बाबू, यह प्रकाश की किरण है, आ रही है, जैसे आएगी तो अगर यह माध्यम नहीं रहता, चिन्ह होता, तो सीधा अपने मार्ग में निकल जाती। देखिए बाबू ऐसे तो डर रख के निकल जाती, लेकिन माध्यम चेंज हो रहा है तो ये सीधा न निकल करके यहाँ से अभिलंब की ओर, यह अभिलंब है तो यह सीधा न करके यहाँ से, देखो यहाँ से इतना झुक जा रही है, इधर अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब सघन से विरल में जाएगी तो अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हटती है। अपवर्तन के नियम में 2 नियम होते हैं भैया। नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तर में होते हैं। दूसरा का आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात स्थिरांक होता है, नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, जो नियतांक है। इसे साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। चलिए उत्तल लेंस, वह उत्तल लेंस देखिए भैया, वह लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। देख लीजिए किनारे पर लंबाई पतली बाबू, बीच में मोटा है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस वह लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। देख लीजिए किनारा पर मोटा, बीच में पतला बाबू, अवतल लेंस है। लेंस का सूत्र होता है बाबू 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अभिप्राय होता है? इसका उत्तर लिखिए बाबू, हीरे का अपवर्तनांक 4.24 है। इसका यह अभिप्राय है कि हीरे का प्रकाशीय घनत्व बहुत अधिक होता है, जिससे हीरे में प्रकाश की चाल बहुत धीमी हो जाती है, जिसके कारण हीरा चमकता है। चलिए भैया, निकट दृष्टि दोष, इसको मायोपिया भी बोलते हैं। वह दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है बाबू, याद रहे, जो दोष होता है वह दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष है तो निकट का लौकेगा, दूर का नहीं लौकेगा। दूर दृष्टि दोष है तो दूर का लौकेगा, निकट का नहीं लौकेगा। ठीक है बाबू, और निकट है तो नज़दीक बुलाइए, तो बुलाएंगे तो आओ 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 भाई आओ, आओ से अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और दूर है तो बोलेंगे ऊ, वहाँ पे जाओ, ऊ उधर जाओ, उधर जाओ, ऊ से क्या हो जाएगा बाबू, उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष में। दोष का कारण क्या है? नेत्र के गोलक का बड़ा हो जाना। दूसरा कारण है फोकस दूरी कम हो जाना। निवारण के लिए क्या बोलते हैं बाबू, चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए यह है, प्रकाश किरण जा रही है, रेटिना यहाँ पर है, रेटिना पर प्रतिबिंब चला जा रहा है, प्रकाश किरण जा रही है, तो रेटिना पर स्वस्थ नेत्र है। जब दोष आता है बाबू, रेटिना से जब दोष आता है बाबू तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है, रेटिना पर नहीं बन पाता है, इसलिए व्यक्ति को नज़दीक की दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है भैया, तब इसमें जब अवतल लेंस लगाते हैं तो अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो यहाँ से फैला करके रेटिना इस लेंस में पहुँचाएगा, फिर लेंस उसको क्या करता है, रेटिना पर पहुँचा देता है। यह रेटिना है। ठीक है भैया, रेटिना पर पहुँचा देगा तो स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यह स्वस्थ नेत्र है, यह दोषयुक्त नेत्र का चित्र है, यह निवारण दोष निवारण का चित्र है। ठीक है बाबू, चलिए दूरदृष्टि दोष देखते हैं। चलिए भैया दूरदृष्टि दोष देखते हैं, इसको दीर्घ दोष भी बोलते हैं। वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं।
चलिए भैया देख लीजिए, दूरदृष्टि दोष वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दोष का कारण क्या है भैया? गोलक का छोटा हो जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना, अधिक हो जाना। निवारण के लिए क्या करेंगे बाबू? चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है भैया, देख ठीक है भैया, देख लीजिए स्वस्थ नेत्र है, इसमें क्या करता है, रेटिना के बाहर प्रतिबिंब बनता है, इधर दूर बनेगा। ठीक है भैया, इसलिए दूर की दिखाई देगा, नज़दीक का नहीं दिखाई देता है। और जब उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को बटोरता है, सिकोड़ता है, एकत्रित करता है। तो यहाँ पर है तो इनको जब उत्तल लेंस लगा देंगे यहाँ पर तो इनको खींच करके रेटिना पर ला करके रख देगा। जैसे रेटिना पर रखेगा बाबू तो हमें वस्तुएं दिखाई देना शुरू कर देगी। यही दूरदृष्टि दोष है। चलिए बाबू देखते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का विक्षेपण या प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन या श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। देखिए बाबू, प्रिज्म है, जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है बाबू, ये चित्र देख लीजिए, विबग्योर बोलते हैं, नीचे से VIBGYOR, विबग्योर यानी बैगनी हपिनाला, बैजनी हपिनाला। तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। चलिए बाबू नेक्स्ट चलते हैं। चलिए बाबू, विद्युत धारा किसी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, या किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है भैया, Q बराबर आवेश, T बराबर समय, I बराबर धारा। तो विद्युत धारा I बराबर Q/T। Q आवेश है, इसका मात्रक कूलाम होता है, और T समय है, इसका मात्रक सेकंड होता है, तो कूलाम प्रति सेकंड, या इसको बोलते हैं एम्पियर। विद्युत परिपथ किसी विद्युत धारा के सतत या लगातार और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। देखिए बाबू, ओम का नियम, किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें उत्पन्न विभवांतर बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। V बराबर विभवांतर, I बराबर धारा, R बराबर नियतांक। तो ओम के नियमानुसार विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है भैया, या V बराबर क्या हो जाएगा बाबू, IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा भैया, R बराबर हो जाएगा V/I। ठीक है, यही आपका ओम का नियम है। इनके ग्राफ खींचते हैं बाबू तो यानी यह धारा को इंडिकेट करता है और आपको विभवांतर को दिखाता है। चलिए अब देखिए, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जब जोड़ना होता है तो ऐसे जोड़ते हैं, लेकिन जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को फिर अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। यही प्रक्रिया आगे तक करते जाते हैं और अंत में अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी से जोड़ देते हैं। R1 बराबर पहला प्रतिरोध, R2 बराबर दूसरा प्रतिरोध, R3 बराबर तीसरा प्रतिरोध, V1 बराबर पहले प्रतिरोध के बीच उत्पन्न विभवांतर, V2 बराबर दूसरे के बीच उत्पन्न विभवांतर, V3 बराबर तीसरे के बीच उत्पन्न विभवांतर, V बराबर कुल विभवांतर। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लगाते हैं ओम के नियमानुसार, ओम के नियम से। ठीक है भैया, ओम का नियम कहता है V/I बराबर R या गुणा कर देंगे बाबू तो V बराबर हो जाएगा IR। ठीक है, तो चलिए अब लिखेंगे पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए तो पहला प्रतिरोध का V1 हो जाएगा, ये हो जाएगा IR1, समीकरण 1 हो गया। दूसरे के लिए निकालेंगे, अब दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए
V2 बराबर हो जाएगा IR2, 2 हो गया। तीसरे के लिए तीसरे प्रतिरोध के लिए V3 बराबर IR3, 3 हो गया। अब लिखेंगे कुल विभवांतर V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है भैया, चलिए कुल विभवांतर V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। चलिए मानते हैं बाबू, V बराबर V1 का मान V बराबर कितना है IR, तो रख दीजिए भैया IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो IR बराबर यहाँ से I कॉमन ले लीजिए तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट जाएगा बाबू, तो R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है भैया, क्या होगा प्रतिरोध मात्रक ओम हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए देखिए बाबू, जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना होता है तो जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो सभी प्रतिरोध के पहले सिरे लिखेंगे। पहले प्रतिरोध के लिए I1 बराबर हो जाएगा V बटा के R1, समीकरण 2। दूसरे प्रतिरोध के लिए I2 बराबर है V बटा के R2, समीकरण 3। फिर लिखेंगे तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 बराबर V बटा के R3, समीकरण 4 लिख लेंगे। यदि कुल धारा I हो तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हो जाएगा बाबू V बटे R बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। फिर हो जाएगा V बटे R बराबर V कॉमन ले लीजिए भैया, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। V से भी कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक है भैया, उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा बाबू। यही आपका अभीष्ट समांतर क्रम का सूत्र है। लिख देंगे यहाँ पर बाबू ओम। विद्युत धारा का तापीय प्रवाह, किसी चालक में धारा के प्रवाह से चालक यानी तार के ताप में होने वाली वृद्धि को तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी किसी तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ समय के बाद तार का तापमान बढ़ जाता है, उसको टच करते हैं तो हल्का हल्का हीट हो जाता है, हल्का हल्का गर्म होता है, उसी को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा, किसी परिपथ में 1 किलोवाट का स्रोत लगा हो और उससे 1 घंटे में जितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होती है या जो विद्युत ऊर्जा व्यय होती है उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। पारतंत्र क्या है? सभी जीव जंतु पौधे परस्पर मिलकर प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी भी क्षेत्र के सभी जीव और वातावरण के अजैविक कारक संयुक्त होकर जिस निकाय की रचना करते हैं उसे पारतंत्र कहते हैं। पारतंत्र में जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों आते हैं। पोषी स्तर का यह चित्र है, देखिए नीचे उत्पादक है, उसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता है, उसके ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता है और उसके ऊपर तृतीयक उपभोक्ता है। एक पारतंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख नीचे देखिए, सबसे नीचे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, उसके ऊपर उत्पादक है, उसके ऊपर शाकाहारी है, उसके ऊपर मांसाहारी है और सबसे ऊपर शीर्ष मांसाहारी है। आहार श्रृंखला, जीवों की वह श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होती है या संबंधित रहते हैं उसे आहार श्रृंखला कहते हैं, या इसे खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। जैसे में देखिए घास को खा गया कीट,
कीट को खा रहा है मेढक, मेढक को खा गया पक्षी, एक क्रम में है, इनको बोलेंगे खाद्य श्रृंखला। खाद्य जाल क्या होता है भैया? वह आहार श्रृंखला जो आपस में अनेक प्रकार से आड़े तिरछे जुड़कर एक जाल बनाता है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। देखिए बाबू, घास है, उसको टिड्डा खा गया, कीट खा रहा है, फिर मेढक खा रहा है, मेढक को सर्प खा गया, सर्प को बाज खा गया। फिर देखिए इधर घास को खरगोश खा रहा है, खरगोश को बाज खा गया। फिर देखिए घास है, घास को चूहा खा गया, चूहा को सर्प खा गया। फिर देखिए घास है, घास को मेढक खा रहा है, चूहा खा रहा है, चूहा को मेढक खा गया। ठीक है बाबू, तो यह जाल बन गया है। पोषी स्तर क्या है? किसी आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। जैसे घास, घास को हिरण खा रहा है, हिरण को शेर खा गया। ओजोन परत के अपक्षयन यानी क्षरण होने का कारण क्या है भैया? ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। यह परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। यह परत त्वचा, कैंसर, मोतियाबिंद से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत के क्षय होने से मनुष्य में कैंसर जैसा घातक रोग हो सकता है। पृथ्वी का ताप भी बढ़ सकता है। इसके कारक है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चुंबकीय क्षेत्र, किसी चालक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य वस्तु एक चुंबकीय बल का अनुभव करता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, या इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या वेबर मीटर घातीय ऋण 2 होता है। इसका मात्रक टेस्ला भी होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या बाम हस्त का नियम, यदि हम अपने बाएं हाथ के तीनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, तीनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, तीनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएं, तो तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र में दिशा को बताती है और बीच की उंगली धारा की दिशा को बताती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दिखाता है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगुलियों को किसी चालक के चारों तरफ इस प्रकार लपेटें, चारों तरफ इस प्रकार लपेटें, चालक है इसके चारों तरफ हम इस प्रकार लपेटें कि लपेटी हुई अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हो, तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताता है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।